गुज़िश्ता क़िस्त का ख़ुलासा। उन्होंने यास्मीन को हौसला दिया तो इनके ज़हन से बोझ उतर गया और ख़ुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगीं, वरना तो वो बहुत शर्मिंदा थीं। लेकिन आसिया ने इनको शर्मिंदगी से बचा लिया था। क़िस्त नंबर 35। ये ख़बर जानिया के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। सुनते ही वो गिर पड़ी थी। सारा घर जानिया के दुख में शरीक था और वो लोग उकाड़ा जाने की तैयारी कर रहे थे। जानिया के बड़े मामू और मोमानी एक हादसे में चल बसे थे। ये दुख इतना बड़ा था कि जो भी सुन रहा था दंग रह जाता था। जो जवान बेटा बहू दुनिया से चले गए थे, साजिदा बेगम तो दुनिया ही अंधेर हो गई थी। हंसते मुस्कुराते दोनों घरों से रुखसत किया था और अब लोगों के कांधों पर आए थे। सदमा इतना बड़ा था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रोती बिलखती जानिया उकड़ा पहुंची तो एक और हाँ मच गया। माँ बाप क्या होते हैं, इनकी ममता क्या होती है। ये सब इसको मामू मुमाने ही से मिला था। वही इसके वालिदैन थे। बेसहारा तो वो आज हुई थी। वो नानो जान से लिपट कर बिलख पड़ी और मामू मुमाने से मिलकर फूट कर रोने लगी। बेटा, जाने के दिन तो मेरे थे, लेकिन कितनी बदनसीब हूँ, इतना बड़ा सदमा सहकर भी जिंदा हूँ। कैसे देखूँ इनके खामोश और बेजान वजूद को। जानिया बेटा, ये देखने से पहले मौत क्यों ना आ गई मुझे। खाला जान, सब्र करें, आप हिम्मत से काम लेंगी तो इनको हौसला दे सकेंगी क्या। मानना कि दुख बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हिम्मत से काम लेना होगा। यास्मीन, कहाँ से लाऊं सब्र, किससे मांगूं हिम्मत। बूढ़ी जान अपनी मौत के दिन गिनती कर रही थी कि अपनी आंखों से अपने बेटे बहू का मुर्दा वजूद देखना बर्दाश्त नहीं हो सकता। क्या करूं, कहाँ जाऊं। हर आंख अश्कबार थी, लेकिन इसके सामने कब किसी का बस चला है। हम तो अमानत हैं इसकी, जो इसने वापस लेनी है, और मौत तो बहुत ज़िंदगी के ताक़ुब में रहती है। जानिया इसी तरह टूटी बिखरी रो रही थी। जुगनू से इसे संभालना भी मुश्किल हो रहा था। दुख इसको भी बहुत था, लेकिन बेबस था। कैसे इस दुख को कम करे। हर इंसान इसके सामने बेबस है। जाने वाले चले गए, लेकिन अपनी जुदाई का दुख इतना गहरा दे गए थे कि पीछे रह जाने वाले जिंदा तो थे, लेकिन एक जिंदा लाश। घर के दरो दीवार से उदासी वीरानी टपक रही थी। शोकवारी सी फ़ज़ा माहौल में रच बस गई थी। एक एक करके सब मेहमान चले गए, लेकिन कोई भी इनका दुख ना बांट सका। एक हफ्ते बाद यास्मीन बेगम भी चली गईं। बस जानिया और जुगनू ही रह गए थे। जानिया हर वक्त खोई खोई सी रहती, हंसना बोलना तो भूल ही गई थी। इतना तो जुगनू का साथ था, वरना जाने क्या हालत होती इसकी। छोटने मामू छोटी ममानी सब एक ही कैफियत से गुजर रहे थे। और फिर एक दिन नानू की तबीयत इतनी बिगड़ी कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही दम तोड़ गई। अभी तो मामू ममानी का ज़ख्म न भर सका था कि एक और घाव लग गया। एक माँ के अंदर अंदर माँ भी अपने बच्चों से जा मिली थी। इनकी जुदाई में घुल घुल कर रोती थी कि हमेशा के लिए इनके पास चली गई। राउस हाउस एक बार फिर उजड़ गया था, वीरान हो गया था। इनका बहुत सारा था, अब वो भी ना ही रहा था। इस बार जानिया ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और कई रोज़ तक हॉस्पिटल में रही, लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी वो इस सदमे से निकल ना सकी। जुगनू का प्यार, जुगनू की मोहब्बत भी इसके ज़ख्म को भरने में नाकाम रही। ज़ख्म भर जाता है, लेकिन भरने में वक्त लगता है, और इन लोगों के ज़ख्मों को भरने में बहुत तवील वक्त दरकार था। और फिर जानिया माँ ही रही। वह मामू ममानी को इस हालत में छोड़कर जा भी कैसे सकती थी। इस सिलसिले में जुगनू ने इसका बहुत साथ दिया। वो इन हालात में इनको जानिया को छोड़कर नहीं गया। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा महरम होता है। गम का ये पहाड़ भी सरक गया। कुछ और दिन गुजरे तो सब्र आ ही गया, लेकिन दिलों से जो हुक उठती थी, इस हुक में इनके दुख पर बजित थी। जब जानिया ने जाने का कहा तो ममानी की आंखें छलक पड़ी। बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा सहारा है हमारे लिए, लेकिन जानती हूँ ससुराल वालों ने इतने दिन भी छोड़ दिया, बड़ी बात है। और कब तक सहारा बनोगी। आखिर एक दिन तो जाना ही होगा ना। घर वालों को घर ही जाना होता है, लेकिन अगर मुमकिन हो तो कुछ दिन और रह जाओ। आप जानती हैं ममानी जान, जुगनू को वापस जाना है। खैर, फिर भी कुछ दिन और रह जाते हैं। वो कब जाना चाह रही थी, बस मजबूरी थी कि इन्हें लंदन वापस जाना था। और जब वो उकाड़ा से बक्कर के लिए रवाना हुई तो इनके ज़ख्म एक बार फिर से ताज़ा गुलाब की तरह महकने लगे, और इनके दिलों से रिश्ता खून वो भूले कब थे।
बस खुद को मजबूत ज़ाहिर कर रहे थे, वरना तो अंदर से टूट गए थे, बिखर गए थे। जब वो राजपूत हाउस पहुंची तो यास्मीन बेगम के गले लगकर एक बार फिर से बिलख पड़ी। वो खुद भी रो रही थी। यहाँ आकर वो कुछ बहल गई थी, लेकिन इसका दिल पीछे मामू मामानी की तरफ ही लगा रहता, सारा दिन इनमें लगा रहता। वो क्या करती, बहुत बेबस हो गई थी। ज़िंदगी अपने मामूल पर चल निकली। सादिया हमज़ा की बात फाइनल हो गई और यूँ वो बहुत से रिश्तों का हमेशा के लिए छोड़कर लंदन आ गई। यहाँ आकर वो दोहरे गम से गुजर रही थी। एक तो अपनों का दुख, दूसरा जुगनू की रूटीन। वो दिन रात कुटती रहती। वो दिनों को सोच रही थी वो गुजरे दिनों को सोच रही थी कि जुगनू इसके सामने खड़ा था। जुगनू आ गए आप? हाँ। ना टाई की नॉट ढीली करते हुए इसने कहा और कोट हाथ में लिए बेडरूम में जाने लगा। वो भी इसके पीछे आ गई। वो कमरे की लाइट ऑफ करके सोने की तैयारी कर रहा था। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करना प्लीज़, इसने बेरुखी से कहा और करवट बदल ली। जानिया के आंसू इसकी आंखों से निकलकर तकिए में खामोशी से जज़ब होने लगे। एक हल्की सी सिसकी भी इसके लबों से निकल गई। क्या हो गया है, क्यों रो रही हो? इसी लम्हे जुगनू करवट बदली थी और इसकी सिसकी सुन ली थी। कुछ नहीं। इसकी आवाज़ आंसुओं के बोझ से बोझल हो गई। जानिया, मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें क्या हो गया है? हर वक्त रोती क्यों रहती हो? तुम खुश क्यों नहीं हो मेरे साथ? आपके साथ? वो हैरानी से बोली। मैं अगर आपके साथ खुश ना होती तो ज़िंदगी क्यों गुजारती? ये कहो कि अब आप खुश नहीं हो। लबों पर इसके दिल की बात आ गई। मैं तुम्हें हर तरह खुश रखने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें शुक्र करना चाहिए, मगर मालूम नहीं तुम कैसी औरत हो। वो गुस्सा होने लगा। अब तो हालात और भी अच्छे हो गए हैं, बहुत बदल गए हैं। घर के हालात वाकई बदल गए हैं, जानिया ने सरगोशी में कहा। अब मुझे सोने दो, अगर तुमको नहीं सोना तो उठकर बाहर चली जाओ, मुझे डिस्टर्ब ना करो। जुगनू ने बेतनाई से कहा। इसका दिल पहले ही दुखी हो रहा था, इसकी बेतनाई पर मज़ीद तड़प उठा। वो चुपचाप लाउंज में आ गई और सोफे पर लेटकर रोने लगी। जानिया बेटा, क्या बात है, रो क्यों रही हो? यास्मीन बेगम के रोने का सुनकर तड़प ही तो गई थी। वो बोल ही नहीं पा रही थी। इसके हलक में जैसे कांटे उगाए थे। जानिया बेटा बताओ, उन्होंने प्यार से पुचकारते हुए कहा। आप सबकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। बस यूं ही रोना आ गया। इसने खुद को संभाला। तुम लोग चक्कर लगा लो, 1 साल हो गया है आए हुए, आ तो जाएं। मगर जुगनू बहुत मसरूफ़ हो गए हैं। उन्होंने बिजनेस बहुत वसी पैमाने पर फैला लिया है, इनको फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम्हें भी ठीक से वक्त देता है या नहीं, वरना मैं इसके कान खींचूं? ऐसी बात नहीं है मम्मा जानी, मेरा तो हर तरह से ख्याल रखते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है इनसे। बस आजकल आप लोग शिद्दत से याद आ रहे हैं, तो ऐसा करो ना, तुम कुछ अरसे के लिए आ जाओ पाकिस्तान। आ तो जाऊं, मगर जुगनू को परेशानी होगी और फिर मेरा भी दिल नहीं लगेगा इनके बगैर। तो क्यों कहूँ ना, तो यूँ कहो ना, इसको छोड़कर आने को दिल नहीं करता। एक तरफ सबकी याद में रो भी रही हो, दूसरी तरफ आना भी नहीं चाहती हो। बस मामा जानी, जब घर और शौहर से प्यार हो तो अगले रहने और तना कहीं जाने को दिल नहीं करता। तो खैर छोड़िए इस बात को, ये बताइए बाबा जानी कैसे हैं? बात कराइए इनसे। वो दवा लेकर सो रहे हैं। सादिया फ़ायज़ा के साथ कॉलेज गई है। फ़ायज़ा के कॉलेज में कोई फेस्टिवल शो था और हमज़ा ऑफिस, और अलमास भाभी वो अपने मेके गई हुई है। इसकी बहन की शादी हो रही है ना अगले हफ्ते। अच्छा, मुबारकबाद दीजिएगा इनको मेरी तरफ से, इसने खुलूस से दिल से कहा था। फरिया और चची जान कैसी हैं? वो भी ठीक हैं दोनों, शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आसमा की तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छी बात है। क्या कर रही है वो? जॉब छोड़ दी क्या? हाँ बेटा, हमज़ा ने मना कर दिया था, घर पर ही होती हैं। मेरा सलाम दीजिएगा और अब सादिया और हमज़ा की भी शादी कर दें। हाँ बेटा, सोच रही हूँ, तुम्हारे बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, फ़ायज़ा के फ़र्ज से भी साथ ही फारिग हो जाऊं। उन्होंने ठंडी आह भरते हुए कहा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, नेक काम में देर कैसी। आप तारीख़ तय करें, हम आने की तैयारी करते हैं। शायद माहौल की तब्दीली से जुगनू के मिजाज पर भी फ़र्क पड़े। हर वक्त काम काम और बस काम, कुछ आराम मिल जाएगा इन्हें भी। ठीक है बेटा, यूँ करो,
तुम लोग आ जाओ, बाद में शादी की डेट फिक्स कर देंगे और फायजा के लिए भी अच्छे प्रपोजल हैं, कोई एक फाइनल करके साथ ही शादी हो जाएगी। अच्छी बात है, आप बाबा जानी से मशवरा कर लीजिए, इंशाल्लाह हम लोग भी आते हैं। जुगनू से बात करती हूँ, आपका पैगाम दे दूँगी और वो खुद आपको कॉल बैक कर लेंगे। सबको सलाम देने के बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया और वो एकदम खुश हो गई थी। जुगनू पाकिस्तान जाने के बाद फ्रेश हो जाएंगे। माहौल की तब्दीली बहुत ज़रूरी है जुगनू के लिए। वो बैठी हुई यही सोचने लगी, अभी से पाकिस्तान जाने की तैयारी करने लगी। शादी की डेट फिक्स कर दी गई थी। सादिया हमज़ा और फायज़ा की शादियां हो रही थीं। अब जुगनू के पास कोई जवाब नहीं था कि पाकिस्तान जाने से इनकार करता। मजबूरन ही सही, लेकिन आना पड़ा। जानिया के आने से जैसे राजपूत हाउस की रौनकें रूठी हुई बहारें लौट आई थीं। वो थी ही शोहो चंचल सी, हरदम हंसने मुस्कुराने वाली, मुखलिस सी पुरखलूस सी लड़की। इसने आते ही ढोलक रख ली, साथ में शॉपिंग में भी लगी हुई थी और साथ अपने हंगामे भी जारी रखे हुए थी। वो फरिया के घर भी ढोलक रखती और अपने घर भी। फिर इसका हल इसने ये निकाला कि फरिया की सारी रस्में भी सादिया फायज़ा के साथ अदा की जाएं, और यूं ही हुआ। अलमास ने भी हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन जानिया के खिलाफ ही रही। बहुत अच्छे तरीके से सब काम अंजाम पा गए। बहुत अच्छे खूब ज़ोर शोर और हंगामों के साथ शादी अंजाम को पहुंच गई। सादिया और फायज़ा अपने अपने घरों को सुधारी और फरिया इस घर में आ गई। सादिया और फायज़ा के जाने के बाद घर एकदम ही खाली सा हो गया था। सभी इन दोनों को बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन पराया धन थी, अपने घर तो जाना ही था, मगर अब इनके बगैर रहना मुश्किल था। थोड़ा वक्त लगना था इसके लिए। बेटियों के दम से मेके सजते हैं, लेकिन जाते हुए सारी बहारें अपने साथ ले जाती हैं।